मैं सामने बैठे उन युवाओं की आंखों की चमक देख रहा था। मैं रोज उनसे संवाद करता था तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया था कि या तो इस्तीफा होगा या फिर आज पूरा रिजीम भी चेंज हो सकता है। साथियों, आप सबकी जीत हुई है। हम सब यहाँ पे हैं, ये देखो, ये पूरी टीम सीजेपी की हमारी यहाँ पे है। आप सबको बधाई। मैं आपके फोन नहीं उठा पा रहा हूँ, मैं जरूर आप लोगों को जवाब दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं माफी चाहता हूँ। जिंदाबाद, जय हिंद। देश के जो युवा छात्र वहाँ पे बैठे थे, जो जेनजीज वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने ठान लिया था वो किसी भी तरह से वापस हटने वाले नहीं थे। लगभग बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने, मेरी क्लिप्स भी हैं मेरे सोशल मीडिया पे, पूछा कि ऐसा होगा, तो मैंने कहा कि 200% होगा। और बदलाव देखा आपने। बदलाव आखिरी के 2 दिन में प्रधानमंत्री जी को आके सेल्फी मोड में हेलो फ्रेंड्स बोल के वीडियो बनाने पड़े। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव, और इस वक्त फ्रेम में जो आप चेहरा देख रहे हैं उसको मैं इंसान ना कह के कॉकरोच कहूं तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। कॉकरोच जनता पार्टी से सुधीर सांगवान है, और सुधीर सांगवान को आपने जंतर मंतर से जितनी भी कवरेज देखी होगी उसमें अमूमन सभी कवरेज में इनका चेहरा आपने देखा होगा। मंच संचालन की भूमिका वहाँ पे ये निभा रहे थे। आज मिलना हुआ है तो जानकारी लेते हैं कि कैसे इस आंदोलन से इनका जुड़ाव हो गया। भिवानी जिले का गांव कह लीजिए आजकल दादरी में है, छपार गांव से निकले हैं। फिल्मी दुनिया के बाद, आंदोलन से जुड़ने के बाद एक बड़ा चेहरा सुधीर सांगवान हो गए हैं। लगातार इनके इंटरव्यू के लिए विभिन्न चैनलों के कॉल्स आ रहे हैं। गांव इनको सम्मानित करने की तैयारी कर रहा है। बात करते हैं कैसे इस गांव से निकलकर एक सीधा साधा किसान परिवार से जुड़ा हुआ इंसान और वहां तक पहुंच गया। सुधीर जी नमस्कार। नमस्कार आपको। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल सही हूँ। आप देख रहे हैं थोड़ा सा इन्फेक्शन है गले में, और 38 दिन जंतर मंतर पे रहे तो स्लीपलेस नाइट थी। 2 या 3 घंटे की नींद मिल रही थी, और बहुत सारी वेदनाएं, विवेचनाएं, और साथ साथ एक चमक, और रोज जाके ये सोचना कि आज क्या होगा, और मन में एक विश्वास कि हम जीतेंगे। ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। तो पता ही नहीं था कि मेरे जितने कोर टीम के मेंबर वहाँ पे हैं, और वॉलेंटियर्स थे हमारे 100-150 के आसपास जो कोर वॉलेंटियर्स थे, सभी की तबीयत घर जाके खराब हुई है। तब तक आवाज़ ही नहीं था कि क्या हो रहा है। और अभी मैं जिस चीज़ को फ़ोन कर रहा हूँ, खांसी आ रही है पहले फ़ोन उठाते ही, और सभी की तबीयत खराब है। अभिजीत कल घर पहुँचा है, आशुतोष और बल्याण घर पहुँचे हैं, तो सबको मैं फ़ोन कर रहा था तो सब कह रहे थे भाई आराम करेंगे 2-3 दिन। आपका फिल्मी दुनिया के साथ तो जुड़ाव सब ने देखा है, सब आपको एक एक्टर के तौर पे तो शायद जानते ही हैं। अभिजीत दीप के जो इस कॉकरोच जनता पार्टी का जो एक प्रमुख चेहरा थे, उनके साथ आपका जुड़ाव और ये जंतर मंतर तक की जो बात है वो कैसे ये जुड़ाव हुआ, कहाँ से कनेक्शन हुआ ये आपका? एक बड़ी सुंदर चीज़ है एक्टिविज्म। आपकी ज़िंदगी में आप जो भी काम कर रहे हो, लेकिन आप किसी भी मुद्दे पर किसी भी संस्था के साथ जुड़ के, या किसी भी ऐसे व्यक्ति जो मजलूम है उसकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं, तो उसको हम एक्टिविज्म कहते हैं। बिल्कुल। तो मेरे अंदर वो आई 2011 के अन्ना आंदोलन से। मैं वहाँ पे जुड़ा, मैं वहाँ नौकरी करता था दिल्ली में, और मैं उन लोगों से मिलता था रोज़, क्योंकि मेरा एक रूट था सरिता विहार से मायापुरी जाने का। तो रास्ते में ये लोग बैठे होते थे। तो कुछ दिन के लिए ये लोग जंतर मंतर से पहले इंडिया गेट के पास वैसे ही बैठते थे। उसके बाद ये जंतर मंतर चले गए, तो मैं वहाँ लोगों से जुड़ा रहा। प्राथमिक समय में जब बहुत कम लोग थे, 8 से 10 लोग थे तब से। फिर धीरे धीरे, मुझे नहीं पता था ये लोग कौन है, क्या करते हैं। आंदोलन बड़ा हुआ, अन्ना आंदोलन बड़ा हुआ, तो मैं जाता रहा वहाँ पे। जॉब थी तो इसलिए फ्रिक्वेंटली नहीं जाता था, कभी छुट्टी मार के, कभी बंक मार के, कभी कैसे भी जाता चला गया। वहाँ से एक कीड़ा जन्मा मुझे जी, वो आंदोलन का कीड़ा था। प्रोटेस्ट बहुत शानदार चीज़ है। अगर किसी ने, मैंने सब लोगों को, जब हम ये सब चला रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, तो सरकारें जैसे करती हैं, सभी सरकारें, ये सरकार थोड़ी सी ज़्यादा करती है।
कि लोगों के ऊपर इतने इल्ज़ाम लगा देना। मैं 2011 का आंदोलन भी याद है, उस समय इल्ज़ाम नहीं लगे किसी के ऊपर, वो एक तरफा चल रहा था आंदोलन। किसी को आपको देशद्रोही नहीं बताया गया वहाँ पे, या आपकी फंडिंग बाहर से ये भी नहीं बताया गया, आपको आतंकवादी नहीं बोला गया। वहाँ पे कुछ नहीं हुआ ऐसा, एक तरफा चल रहा था। हमें 70 साल की कांग्रेस सरकार की बुराई करनी थी और हम आंदोलन चला रहे थे। हमें सब कुछ सही जायज़ लग रहा था। अभी जब अगर इस सरकार के खिलाफ कोई बोलने के लिए आ रहा है तो यहाँ पे हजारों बुराइयां नज़र आती हैं। इनका आईटी सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। दूसरे अंधभक्त में गलत वर्ड है, मैं ये कह रहा हूँ कि सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग हैं। मैं भी था। 2014 में मैंने मोदी जी को वोट दिया था और सपोर्ट भी किया था। एक आशावादी था, ऑप्टिमिस्ट था कि देश में शायद कुछ बदलाव हो, और होना भी चाहिए। अगर राजनीतिक रूप से कोई दूसरा व्यक्ति सामने आता है या कोई रिजीम चेंज होती है तो ये होनी चाहिए। बिल्कुल, उससे बहुत फर्क पड़ता है। जो अभी करंट में बैठे लोग हैं उनको भी ये पता चलता है कि आपकी कुर्सी परमानेंट नहीं है, ये जा सकती है, तो दिया था। अब ऑप्टिमिज्म से और किसी चेहरे को हमने पूजना शुरू किया, उसको इतना बड़ा बना दिया, उसके बाद जब देश की तस्वीर बदलती हुई देखी गलत तरीके से, तो हमसे रुका नहीं गया। हम किसी व्यक्ति विशेष की पूजा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, हम किसी को इतना महान बना देंगे कि वो कल हमारे सिर पे चढ़ जाए और फिर हम उसके खिलाफ बोल नहीं पाए, तो ये आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ी निशंका है और कमी है। तो हमने वो चीज़ बिल्कुल सिरे से नकारा और हमने बोलना शुरू किया। हम तो वो व्यक्ति नहीं हो सकते जो इस तरह का काम कर सकते हैं। तो आज भी जब उसके बाद से आंदोलन शुरू हुआ, तमाम आंदोलनों में मैं चेहरा नहीं था कहीं भी, पीछे से गया। किसान आंदोलन हो चाहे कोई भी आंदोलन हो, निर्भया कांड का हो, हमने बहुत आहुति दी और पीछे से गए, सपोर्ट किया। ये दौर बहुत शानदार है। अब जब मैं इस आंदोलन की बात करूं तो 6 जून को जब ये पार्टी बनी थी सीजेपी, मुझे लगा कि युवाओं ने बड़ा आह्वान दिया है डिजिटल मीडिया के थ्रू। डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का जो दौर है, जेनजीज का दौर है, और युवा जो 25 साल से नीचे का है उसका ये दौर है, आने वाला समय उसका है। उसको अपने लिए अपना सुरक्षित भविष्य देखना है। तो देखा कि 22 मिलियन लोगों ने एकदम से इस अकाउंट को फॉलो किया और एक नया बदलाव की पेशकश की उन्होंने कि हम चाह रहे हैं नया बदलाव। बिल्कुल। फिर बड़ी कसमोकस थी कि ये लोग धरातल पे आएंगे तो क्या करेंगे। फिर दीप के ऐलान किया कि हम आएंगे धरातल पे, और तब 6 जून को मैंने एक ये डिसाइड किया कि मैं भी जाऊंगा जंतर मंतर। तो हमारे एक साथी हैं लोकेश भिवानी, स्टैंड विद नेचर, बिल्कुल, है ना। तो लोकेश भिवानी ने कहा कि जंतर मंतर चलोगे? मैं हाँ, मैं चलूंगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे कुछ पुराने साथी हैं जो पर्यावरण पे काम करते हैं, वो इस आंदोलन से जुड़े हैं। तो क्या आशुतोष राणका जो अभी स्पोक्स पर्सन है और कोर कमेटी के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है सीजेपी के, तो वो उनसे परिचित थे। तो उन्होंने उनसे कोई कन्वर्सेशन हुआ होगा। तो हम 6 जून को जब जंतर मंतर गए तो वैसे ही थे। फिर देखा कि माहौल क्या है, ये नए लोग हैं, बहुत आए हैं, कोई सिक्योरिटी मैनेजमेंट नहीं है, क्राउड मैनेजमेंट नहीं है, कुछ भी पहले से तय नहीं है कि कौन क्या करेगा, क्या होगा। पीछे से हमने देखा कि ये विजेता और दूसरे लोग ये इंटरव्यू दे रहे थे, तो पीछे से जो गुंडे हैं आरएसएस के, भाजपा के, ऐसे इस तरह के एलिमेंट्स है, वो उनको मारने के लिए दौड़ रहे थे, पीछे से गालियां दे रहे थे। तो हमने कहा ये लोग तो क्या कर पाएंगे। तो हमने उस दिन डिसाइड किया कि हम क्राउड मैनेजमेंट करते जी। तो हम सब लग गए उनको क्राउड मैनेज करने के लिए। कुछ वॉलंटियर्स जो हमारे कॉमन साथी थे उनको वॉलंटियर्स बनाया और कहा कि इनको संभालो। तो हमने क्राउड मैनेज किया। फिर वहाँ पे एक छोटे स्पीकर जो होते हैं, बिल्कुल थोड़ी दूर 10 मीटर तक आवाज आए, उनमें बोलना शुरू किया तो जनता को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर किसी भाई ने वॉलंटियरली कोई स्पीकर अरेंज किए, लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं हुई। फिर किसी से बातचीत करके लाइट की व्यवस्था करवाई वहाँ पे, तो स्पीकर रखे कहाँ, इतनी ज्यादा भीड़ थी। तो मैं कंधे पे उठा के स्पीकर वहाँ पे रख रहा था स्टेज के ऊपर, और मेरी कई सारी तस्वीरें स्टेज पे आई। वो तस्वीरें आने के बाद में इन लोगों ने देखा वो तस्वीरें कि यार ये सिनेमा फेस हैं और ये इस तरह से मेहनत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप अगर आना चाहो हमारे साथ और मुद्दे पे बात करना चाहो
कितना भी समय आप दो, हमें दे सकते हो तो आ जाओ। तो मैं 15 तारीख को गया जयपुर, वहाँ पे आशुतोष ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद 20 तारीख से जब मैं यहाँ पे आया तो फिर उन्होंने मुझे मंच से इंट्रोड्यूस कराया कि पहले सिनेमा फेस हैं जो हमारे आंदोलन के साथ जुड़े हैं। ये उनके साथ आपकी पहले से कोई बातचीत नहीं है? नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं है, हमारा कोई कॉमन मंच था ही नहीं, ना ही हम पहले से जुड़े हुए हैं। देखो, इसको जोड़ने के लिए लोग कुछ भी जोड़ लेंगे बाद में, लेकिन मैं बिल्कुल प्योर हूँ अपनी चीजों को लेकर, मैंने कभी गलत बोला नहीं। आम आदमी पार्टी से मेरे पुराने एक संबंध थे जब आम आदमी पार्टी बनी थी, और वो थोड़ा ज्यादा दिन रहे नहीं हमारे संबंध, क्योंकि लोकतांत्रिक विचारों का व्यक्ति हूँ। मुझे कुछ अलोकतांत्रिक चीजें वहां पे नजर आई तो मैंने कर दिया। अब संवाद, डायलॉग जरूरी है ना, अगर संवाद करोगे तो हम अपनी बात रखेंगे, संवाद नहीं होगा, डायलॉग नहीं होगा तो हम बात किसको रखेंगे। और घुटने से अच्छा है आप अपने काम पे चलो, दुनिया में बहुत काम है आपके लिए करने के लिए, है ना। हम पैदा इसलिए नहीं हुए कि किसी की जी हजूरी करें या फिर किसी से बात रखें। तो मेरे संबंध रहे थे आम आदमी पार्टी में, और हमने बहुत मेहनत की थी, गली गली गए थे। मेरी बहुत सारी तस्वीरें आपको फेसबुक पे मिल जाएंगी पुरानी आम आदमी पार्टी, लेकिन मैं बहुत जल्दी वहाँ से चला गया। शायद 13 में ही मैंने क्विट कर दिया था अपना वो वाला एक्टिविज्म आम आदमी पार्टी के साथ। तो हमारा कोई संबंध था नहीं इन लोगों से। ये लोग बाद में आए थे आम आदमी पार्टी के साथ, जो अभी जिनको बताया जा रहा है कि आशुतोष ने, अभिजीत ने आम आदमी पार्टी के साथ काम किया, तो लेट किया इन्होंने काम। तो हमारा आपस में कोई संबंध नहीं था उस चीज़ को लेकर। बड़े ऑर्गेनिक तरीके से गया था, प्रोटेस्ट में जैसे लोग जाते हैं। इन्होंने मुझे आदर सम्मान दिया। उसके बाद मैं मंच पे बोलना स्टार्ट किया, शुरू किया तो आशुतोष रानका और मैं, दो ही व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास इस मंच का प्रभार था कि आप लोग दोनों इस माइक को संभालेंगे। और बड़ी मुखरता से अभिजीत ने बोला इस बात को कि इतने बड़े इंटरनेशनल मंच का अगर माइक किसी के हाथ में है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग, बड़ा इस आंदोलन की खूबसूरती पता है क्या आती है आपको बता दूं। हमने पहले दिन से पब्लिक से स्पीकर बुलाना शुरू किए। शायद किसी आंदोलन में इस तरह से आप स्पीकर नहीं बुला सकते। बिल्कुल, आपके जाने पहचाने चेहरे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पहले से प्लान्ड होते हैं, या फिर किसान आंदोलन या दूसरे आंदोलन जितने भी हैं, तो वहां पे उन लोगों को पहले परखा है आपने। बिल्कुल, या किस तरह की बात करेंगे पहले से पता है। हमें नहीं पता कि कौन आएगा, किस तरह की बात करेगा। पब्लिक से हमने नाम लेना स्टार्ट किए और एक कुर्सी लगाई हमने साइड में कि यहाँ पे आप नाम लिखवा लीजिए, वहां से आके आप अपनी बात रखो। मुझे है ना, राजनाथ सिंह कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, उनका एक डायलॉग जो वायरल हो रहा था कि इस पार्टी में इस्तीफे नहीं होते। और मुझे तमाम जो आंदोलन है वो याद आ रहे हैं, चाहे किसान आंदोलन हो और भी आंदोलन हुए, लेकिन सरकार मतलब झुकी नहीं उस लेवल पे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी जी को शायद आधी रात में वीडियो बना के डालनी पड़ी, सोशल मीडिया पे आना पड़ा। तो इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे सरकार झुकने पे मजबूर हुई? देखो, किसी को झुकाना किसी आंदोलन का मकसद नहीं होता। ना हम सरकारों को झुकाना चाहते, ना हम किसी व्यक्ति विशेष को झुकाना चाहते। आंदोलन का मतलब और आंदोलन का एक प्रारूप और आंदोलन का उद्देश्य होता है संवाद। बिल्कुल, कि लोकतंत्र में जो लोग बैठे हैं वो हमने नौकर बना के बैठाए हैं, वहां पे हमारे सेवक हैं, और उनसे हमारा संवाद जरूरी है। आप उसको अच्छा मानते हो कि जो आपने किया है, या नहीं मानते हो, जनता तय करती है। और जनता को जब लगता है कि 5 साल का जो समय है, जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती हैं भाई, वो पहले से आपसे हिसाब मांगेंगे। बिल्कुल, आपको बोलेंगे आप गलत करना शुरू कर दिया तो आप पहले भी हिसाब दो। तो उस तरह से हमने जब ये आंदोलन शुरू किया था तो तमाम लोगों ने कहा था कि 2 चीजें सामने आई। एक तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या हो जाएगा, दूसरी है कि जैसे राजनाथ सिंह का बयान आपने बताया कि यहाँ पे इस्तीफे नहीं होते। तो हमने दोनों का सम्मान किया, बिल्कुल आदर पूर्वक उसको ग्रहण किया, और हमने कहा कि हम करके देखेंगे इसको। हमें नहीं पता करके दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, लेकिन करके देखेंगे। और करने का प्रोसेस जारी हुआ। बहुत सारे 20 तारीख के आसपास लगभग बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने, मेरी क्लिप्स भी हैं मेरे सोशल मीडिया पे, पूछा कि ऐसा होगा। तो मैंने कहा कि 200% होगा। तो कह रहे 200% तो होता ही नहीं। मैंने कहा कि अगर 100% से ऊपर भी कुछ है तो ऐसा होगा, क्योंकि मैं सामने बैठे उन युवाओं की आंखों की चमक देख रहा था। मैं रोज उनसे संवाद करता था माइक के थ्रू, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया था
कि या तो इस्तीफा होगा या फिर आज पूरा रिजीम भी चेंज हो सकता है। देश के जो युवा छात्र वहाँ पे बैठे थे, जो जेनजीज वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने ठान लिया था वो किसी भी तरह से वापस हटने वाले नहीं थे। और बदलाव देखा आपने, बदलाव आखिरी के 2 दिन में प्रधानमंत्री जी को आके सेल्फी मोड में हेलो फ्रेंड्स बोल के वीडियो बनाने पड़े। और अभी पूरी पार्टी आंदोलन खत्म होने के बाद भी पूरे अपने आप को जेनजीज दिखा रही है, वो जेनजीज की पार्टी बनाने जा रही है। जेनजीज अपने तरीके से बात करता है भाई, वो हेलो फ्रेंड्स पैक्स वैक्स जो सारी चीजें होती है वो लेके आएगा, वो आपसे गालियों में भी बात करेगा, बिल्कुल, है ना। तो आप चलो, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं उनकी आईटी सेल ने इस देश में गालियों का प्रचार शुरू कर रखा है 12 साल से। गंदे तरीके से गालियां देते हैं, मेरे सोशल मीडिया को उठा लो, किसी को उठा लो, उनका जवाब संवाद करना तो है ही नहीं ना, संवाद वो नहीं करते। आप किसी से जवाब मांगो नेता से, जवाब कहाँ से आता है? आईटी सेल से। आपका इंस्टाग्राम, आपका सोशल मीडिया, आपका फेसबुक, तमाम जो सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया के चैनल है उसमें कमेंट से गंदी गंदी गालियों से भर जाते हैं। तो ये एक चलन उन्होंने चलाया। अब जेनजीज की बेचारे क्या करेगा वो जेनजीज? ये जो युवा है, आज का युवा, ये वेट करने वालों में से नहीं है, इंतजार नहीं करता। ये हमारी पीढ़ी को इंतजार करना सिखाया गया, हमारी पीढ़ी को ये सिखाया गया कि ना पड़े रहने दे, ज्यादा ना बोल रहे, तेरा खेलेगा, तेरा काम ठीक चल रहा है ना। ये नहीं मानता, ये युवा जो आज का है ये नहीं मानता कि मेरा काम ठीक चल रहा है तो ठीक है। वो मैंने वहाँ बीजेपी के नेताओं के बेटे देखे, वहाँ पे मैंने तमाम मैं एक स्पॉइलर तो डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, मैंने देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने की पोती वहां पे देखी। बड़ी बात कर रहे हैं आप। अच्छा, आंदोलन के दौरान बीच में कभी थोड़ा नेगेटिव माइंड भी हुआ कि शायद हम किस पचड़े में पड़ बैठे, कोई मतलब लग नहीं रहा कि सफल हो पाएगा कि नहीं? बीच में कोई ऐसा पल आया हो कभी जब दिल टूट गए? 2-3 बार आया ऐसा। एक तो ये हुआ, शायद 5वां या 6ठा दिन था आंदोलन का, और हम इस कसमो कस में थे कि यार राजनीतिक पार्टियां आएंगी, मंच राजनीतिक ना हो जाए, लोग हमें ये ना सोचने लग जाएं कि ये मंच राजनीतिक हो गया है। तो हमने एक कॉल लिया कि हम सभी राजनीतिक पार्टियों का आह्वान करते हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी आरएसएस को भी आह्वान करते हैं। हाँ, कोई आए कोई मंच, सबके लिए मंच खाली। बिल्कुल। हमने ये बड़ा खूबसूरत और आत्मीयता से ये निर्णय लिया कि इसमें हम किसी को एक्सक्लूड या इंक्लूड नहीं करेंगे, ना किसी को ज्यादा तवज्जो देंगे ना किसी को कम देंगे। माइक हमारे हाथ में है, किसी ने उल्टा बोला तो मन से उसी टाइम कटाक्ष कर देंगे। मैंने हजारों वीडियो में किया भी है। हमने कहा इस विचारधारा के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। बहुत सारे लोगों ने एग्रेसिव भाषण दिए, मैंने उसी टाइम माइक पकड़ के बोला कि नहीं, हम गांधी जी की तरह से बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे और भीमराव अंबेडकर जी के जो संविधान है, बाबा साहब के संविधान को मान के कानूनी रूप से करेंगे, कानून के दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम उसी तरीके से चलेंगे। तो हमने पूरा कटाक्ष किया उन चीजों का, किसी ने भी कुछ बोला। पूरे आंदोलन में कुछ भी नहीं मिला उनको, आईटी सेल्स को। कोई भी चीज ऐसी है जो मन से उठा के वो चला सके हमारे विरुद्ध। उन्होंने सबसे पहले बुरी तरह से 5वें 6ठे दिन ट्रोल कराया हमें फंडिंग को लेके। शायद आम आदमी पार्टी के कुछ नेता आए थे उस दिन, बहुत बुरी तरह से ट्रोल कराया। हमने सोचा कि यार निर्णय गलत तो नहीं है। फिर और दूसरी पार्टियों के नेता आने लगे तो थोड़ा सा मिला कि यार बाकी लोग भी आ रहे हैं। लेकिन उस दिन ऐसा लगा था कि ऐसा निर्णय गलत हो गया है, हमने राजनीतिक पार्टी को नहीं बुलाना चाहिए। तो फिर हमें लगा कि हमने गलत क्या किया है। देश में राजनीति करने वाले लोग भी तो सामने आए, बिल्कुल, वो भी हमें सपोर्ट करें। छात्र तो उनके भी हैं, बिल्कुल, युवा उनके भी हैं। वो उन्होंने भी कभी न कभी उन पार्टियों को किसी वजह से वोट दिया होगा, तो उनको सपोर्ट करने के लिए आना चाहिए। एक बार तो वो था एक इंसिडेंट, उस दिन रात को हम 2:15 बजे तक ऐसे ही बैठते सोच रहे थे जी। उसके बाद अगले दिन से और भी तमाम संगठन आए, किसान संगठन आए, और वो चीज़ों को हमने दिमाग से निकाल दिया। दूसरी 20 तारीख की रात थी। 20 तारीख को जब ये एट्रोसिटी हुई, पुलिस ने बर्बरता से सबको मारा,
मेरी आंखों के सामने मैं माइक से चिल्ला रहा था, सामने रेलिंग लगी है, पीछे बैरिकेड्स हैं, मेरे पीछे जगह नहीं है भागने की छात्रों जी। को, और लाखों की संख्या में मेरे सामने छात्र बैठे हैं, माएँ हैं अपने बच्चों को लेके बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं वहाँ पे और शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि आप नहीं कर सकते ऐसा, भाग नहीं रहे हैं पुलिस के सामने होकर। मैं माइक से चिल्ला रहा हूँ, ये दुर्गति बंद कीजिए, ये तो जनरल डायर जैसा करते हैं जो आप कर रहे हैं। मैं वीडियो में बोला ये बात, आप मत कीजिए ऐसा, आप 2 मिनट रुकेंगे मैं इनको एक एक करके बाहर निकाल दूंगा, जगह नहीं है निकलने की, ये मर जाएंगे आप। उन्होंने कंटिन्यू रखा, ताबड़तोड़ लाठी मारना और बच्चे रेलिंग में फंसे। शुक्र है ईश्वर का, इस प्रकृति का, कि वहाँ पे कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। नहीं, मैंने बच्चों के पैर फंसे हुए देखे रेलिंग में, ऊपर से लोग कूदे हैं, उनके ऊपर से पुलिस कूदी है। उस दिन सारा मंजर हुआ, ढह गया। मैं भी उस दिन, लोगों ने इन्होंने बहुत सही किया था उस दिन, दिल्ली पुलिस ने, इन्होंने सब लोगों को मारा छोड़ के आयोजकों को। ये नहीं चाहते थे कि इनको एक भी लाठी लगे या इनको सहानुभूति मिले। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जब पकड़ के मुझे इन्होंने रेलिंग पे मारा, सिविल ड्रेस में कुछ पुलिस वाले थे, बैरिकेड से मारा, तो मुझे लगा था ये मुझे कूद डालेंगे, लाठी से मार डालेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। मेरे यहाँ पसलियों में और थोड़ा सा ये लेफ्ट वाले कुल्ले पे थोड़ा चोट आया, काफ़ी दर्द कर रहा, पेन कर रहा था। 2-3 साथी पकड़ के मुझे, बगल में जेडीओ का ऑफिस है, उधर एक गैराज है, उसमें ले गए, वहाँ पे लेटा दिया। नींद सी आ गई थी, मतलब बेहोशी टाइप नींद सी आ गई। 2-2.5 घंटे बाद मैं उठा, तब मुझे पता चला कि सब कुछ टूट चुका है, कुछ है नहीं, पूरा स्टेज तोड़ दिया है। और एक साथी को फ़ोन करके बोला कि मैं मुझे ले चलो यहाँ से, तो वो ले गए मुझे घर पे, थोड़ा बहुत बाम बूम लगाई, चीज़ की एक्सरे करवा लो, एक्सरे देखेंगे बाद में। गर्म पानी से नहाया, नहा के मैंने फिर तमाम लोगों को, हमारे साथियों को फ़ोन करना शुरू किया कि यार कहाँ हो। तो किसी का फ़ोन बंद था, पता ही नहीं चल रहा था। एक बच्चे का फ़ोन मिला जो हमारे यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहा था। मैं कहा कहाँ है सब लोग? बोला हम जंतर मंतर पे। मैं जंतर मंतर तो मेरे सामने तोड़ दिया था पूरा। बोला नहीं, हम केरला भवन के पास बैठे हैं। अच्छा, जगह चेंज कर ली थोड़ी। हाँ, उसी जंतर मंतर वाले रोड पे। और आशुतोष है, अभिजीत है, और मुझे मेरी बात कराओ। बोले वो कोई मूड में नहीं है बात करने। चलो, मैंने कहा भाई आप गाड़ी निकालो और मुझे जंतर मंतर ले चलो। बोला पागल हो भाई साहब, हालत देखिए आपकी। मगर कुछ भी हालत नहीं है, तुम वहाँ पे चलो। तो वहाँ पे गए, पुलिस ने घुसने नहीं दिया, तो हमें चोर रास्ता पता था। हम केरला भवन के दूसरे रास्ते से घुसे, इस रास्ते से निकल आए रोड के ऊपर। हम देखे कि 40-50 लोग हैं और बैठे हैं। अभिजीत और राम कैसे बैठे हैं, दीपक बाल्यान भाई है जो हमारे, वो भी साथ ही साथ में थे। सोच रहे हैं कि क्या करें। सीरियसली बताऊं, सच्चाई बताता हूं आपको, ये सोच रहे थे कि कैसे कॉल ऑफ करें, इस आंदोलन को वापसी कैसे करें, क्योंकि पुलिस हमसे चाह रही है कि हम भागे या छोड़ के। ना हमको मारा गया, ना हमको पीटा गया, तमाम साथियों को बुरी तरह से मारा। अब इतनी बेइज्जत करके हमें वो बाहर निकाल देना चाहते थे कि हमारे ऊपर तमाम कीचड़ उछाले कि सारी गलती हमारी है। लोग अपने आप थूकने लग जाएंगे, अपने आप थूकने लग जाएंगे इस चीज पे। और सच में इसी बात पे विचार कर रहे थे। एक तो सांसद आए उसी समय वहीं पे, उन्होंने इस बात का समर्थन भी किया कि एट्रोसिटी ज़्यादा होगी, सही ये रहेगा कि कॉल ऑफ कर लो। कई 1-2 सांसद ऐसे भी आए उसी समय वहीं पे, यार लड़े तो पर कैसे लड़े। इन्होंने सब कुछ तितर-बितर कर दिया। तभी सारी चीज़ें जब बात चल रही थी तो किसी ने अमित शाह का प्रस्ताव भी लेके आया कोई वहाँ पे। सब कुछ मीडिया वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा था। और तब अभिजीत ने अचानक से ही खड़ा होकर बोला, खैर हम लड़ेंगे, कुछ हो जाए हम लड़ेंगे। और अचानक से ये कहा कि हमें अपना मंच चाहिए अब। मतलब इसमें मेरी सहमति ज़्यादा थी जी। मुझे लगा था कि ठीक है,
अगर बदनाम होना एक अलग चीज है, लेकिन लड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम यहीं बैठ के लड़ेंगे तो यही जंतर मंतर हो जाएगा वहाँ। लेकिन जब हम आगे की तरफ बढ़े, हमारे पुराने मंच की तरफ, तो पुलिस खड़ी थी वहाँ पे, तो हमने किसी को नहीं देखा, कोई सामने खड़ा है, किसी को पुश करके, किसी को कैसे भी हम आगे निकल गए और अपना मंच कब्जा लिया। हमने 10 नारे लगाए होंगे वो मंच पे पहुंच के। तो यहीं आसपास 100-200 बच्चे और थे, वो भी साथ में चल दिए। और तब तक मीडिया में आ चुका था कि हम जंतर मंतर पे हैं, क्योंकि मीडिया ने हमें कैप्चर किया था उसी समय। तो बच्चों को, जो तमाम रोड पे बच्चे थे, सीपी में, टोलस्टॉय मार्ग पे, जनपथ मार्ग पे, तमाम बच्चों के पास ये सूचना पहुंची कि यार जंतर मंतर चल रहा है। तो बच्चे दौड़े जंतर मंतर की तरफ और हमने 10 नारे लगाए होंगे, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, लड़ेंगे जीतेंगे। भाई सामने से देख रहा हूँ, आंखों में पानी आ गया देख के। 2 से 3 हजार बच्चे, जैसे फिल्मों में ज़ॉम्बी जाते हैं जोड़े दौड़े, वैसे दौड़ के हमारी तरफ आ रहे हैं। वो दृश्य कमाल था, दर्द था, पूरी बॉडी पेन कर रही थी, लेकिन देख देख के रोना आ रहा था। पूरी रात बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना माइक के हमने काटी। बच्चों ने माहौल बनाया, बहुत तगड़ी बारिश आई, वहीं डटे रहे, वहीं बैठे रहे गीले वस्त्रों में, 3 से 5 हजार बच्चे, और नारे लगाते रहे। सारी रात वहां से निकाली, सुबह उठे तो 20 हजार बच्चे थे। दिग्विजय चौटाला एक लाइव आए थे ये आंदोलन के तुरंत बाद, और उन्होंने एक बात बोली कि भले ही हम मतलब एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, काफ़ी कुछ हमने देखा है, लेकिन इन बच्चों ने जो सिखाया है, जो जंतर मंतर से जो हम सीख के आए हैं, वो शायद पिछले सालों में भी नहीं सीखा, और आने वाले वक्त में शायद यही लोग हमें सिखाएंगे। काफ़ी कुछ जैन जी से सीखना चाहिए हम लोगों को, और जितने राजनेता हैं उनको सीखना चाहिए कैसे आंदोलन होते हैं और किस तरह से सरकार से बात हो सकती है। आप क्या सोचते हैं, क्या सीखना चाहिए इस पीढ़ी से जो आंदोलन में वहाँ एक्टिव थी? ये अच्छी बात है कि पुराने राजनीतिक घराने से, यानी कि जिनके दादाजी 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने इन लोगों के साथ मैं बोलता हूँ, जो अभी प्रशासन, अभी सत्ता में, इनके साथ सरकार बनाई है जी, बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं या नहीं की हैं, वो तो उनके विवेक पे डिपेंड करता है। वो लोग अगर ऐसी बातें कह रहे हैं तो ज़रूर उन्होंने कुछ बदलाव देखा होगा वहाँ पे। हमने तो सभी पार्टियों को बोला था, आप आओ, अपना आह्वान रख सकते हैं, अपने झंडे को छोड़ जाओ, अपने विचारधारा को छोड़ जाओ, युवाओं का समर्थन करने के लिए आ सकते हो। दिग्विजय, दुष्यंत, अर्जुन चौटाला, अभय चौटाला, कांग्रेस के भी कई साथी जो छोटे पदों पे थे वो आए वहाँ पे। और सेंट्रल कांग्रेस की बात करूँ, केंद्रीय कांग्रेस की बात करूँ, तो वहाँ से भी कुछ लोग आए हैं अच्छे जगह, पवन खेड़ा जी आए पीछे रहे। तो हमने किसी को मना नहीं किया था। अगर कोई वहाँ से सीख के इतनी बड़ी चीज़ आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने ये महसूस किया कि अब ये जो नई पीढ़ी है 25 तक की, ये सबसे पहले आ इसलिए नहीं रही थी कि दबाव हमारा था, हमारा मतलब पेरेंट्स का। पेरेंट्स ने इनको धमकाया, डराया, अलाउ नहीं किया। वो है हमारी पीढ़ी ऐसी, क्योंकि हम बहुत दबे कुचले लोग हैं। हम आर्थिक गुलामी हम झेल रहे हैं। आर्थिक गुलामी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश का, क्योंकि जिसने भी नौकरी की है, जिसका भी व्यापार है, जिसका भी परिवार है, जिसकी किस्तें चल रही हैं, वो आदमी आवाज उठाने से पहले 4 बार सोचता है। कल से ऑफिस से फोन आएगा, ऑफिस मत आना। सरकारी नौकरी में रहने वाला व्यक्ति किसी भी ऐसे आंदोलन में जाने से पहले मुंह ढक के जाता है, मतलब अपनी आवाज तो कुछ बची ही नहीं है। तो ऐसे में युवाओं को रोका गया, हर किसी ने रोका। मेरे को पता है, हम रोज युवाओं से सुनते थे, और 10 में से 4 बच्चे ऐसे थे तो कहते थे मैं घर बता के नहीं आया, लुका छिपी में। लेकिन ये जेंजीज और युवाओं ने ना एक चीज बड़ी जबरदस्त रखी। उन्होंने कहा कि अब हम आपकी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि भविष्य हमारा है। अब ये देश किस तरह चलेगा हम तय करेंगे, और हमें इतना लेट नहीं चाहिए, हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। हमें अभी चाहिए बदलाव, चाहिए तो अभी चाहिए। और अगर जो गलत हो रहा है वो हमारे साथ हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था हमारी खराब है, फ्यूचर हमारा खराब है, नौकरियां हमारे लिए नहीं है, ज्यादती हमारे साथ है, कुछ भी पूछने के ऊपर आपने पीटा हमें है, मारा हमें है, कुचला हमें है, तो हम बताएंगे अभी
आप लोग पीछे हट जाइए, आपकी नौकरी होगी, आपकी व्यवस्थाएं होंगी, आपको लगेगा कि सरकार आपको दबा देगी, मार देगी, दबा देगी, कुचल देगी, लेकिन हमारा जो कुछ होगा हम देख लेंगे। तो युवाओं ने वो हौसला दिखाया। मैंने उनके आंखों में एक चमक देखी, उनकी आंखों में एक तीव्रता देखी, उनकी आंखों में सहनशीलता देखी। मैंने उनको गांधीवादी होते हुए देखा, मैंने उनको कानून प्रिय होते हुए देखा, मैंने युवाओं को एग्रेशन से वो आवाज़ उठाते हुए देखा जिससे सरकार डर गई। इतना बड़ा चेंज मैंने इस देश में देखा, जिस युवा को मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे जंजी भाइयों से। मैं एक्चुअली सिनेमा का बंदा हूँ, तो मैं भी आधा जंजी हूँ, क्योंकि हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो हमें हर तरह का व्यक्ति होना पड़ता है। लेकिन मैं इनको रील की दुनिया का, पबजी की दुनिया का, या फिर शॉर्ट्स की दुनिया का वो युवा समझ रहा था, जिनको अपने भविष्य की फिक्र नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों का पता नहीं। मेरे सारे भ्रम तोड़े और एक ऐसा मंजर देखा सामने कि पूरे देश में सड़कों पर युवा है और बहुत बुरी लगने वाली है सरकार की। अच्छा, क्या लगता है, जैसे मोदी जी का तो ये कमेंट आमतौर पर है कि हम युवाओं के साथ हैं, हम युवाओं की सुनते भी हैं, लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन हुआ है, जिस तरह से सरकार झुकी है, या आप लोगों के प्रेशर से जो भी कुछ हुआ है, इस्तीफा हुआ है, तो अब क्या लगता है बीजेपी ने क्या खोया, क्या पाया इस आंदोलन के बाद? सरकार का ये दावा बिल्कुल किताबी है, बिल्कुल किताबी है। और मुझे बिल्कुल 1% में नहीं लगता कि सरकार इस बात से इत्तेफाक रखती है कि वो युवाओं की आवाज़ 1% नहीं है, क्योंकि युवाओं की आवाज़ जो संवाद होता है, संवाद तो है ही नहीं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और तमाम लोगों से, मैं प्रधानमंत्री जी से खासकर मेरी शिकायत है, मैं तब युवा ही था जब प्रधानमंत्री जी आए थे सरकार में और उन्होंने प्रधानमंत्री जी बने थे हमारे, कि संवाद खत्म क्यों किया आपने। इससे पहले जिसको गूंगा प्रधानमंत्री बोला गया, उन्होंने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं और आपके सवाल लिए हैं, ऑर्गेनिक सवाल लिए हैं, कुछ भी आपने पूछ लिया सामने से उसका जवाब दिया है। आपने संवाद खत्म किया है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो सीढ़ी है संवाद, उसको आपने खत्म किया है। आपने IT सेल से और तमाम चीज़ों से सबके गले दबा दिए, लेकिन जब से सोशल मीडिया का उन्होंने दुरुपयोग किया, उसी सोशल मीडिया ने अपना प्रयोग जारी कर दिया, जेनजीज ने अपना प्रयोग जारी कर दिया। और अब वो तमाम कोशिशें करने लगी है भारतीय जनता पार्टी रील बना के और चीज़ों से, लेकिन संवाद आप जब तक शुरू नहीं करोगे, तो संवाद भी बिल्कुल 1 to 1, आपको तमाम प्रेस फ्रीडम को सामने लेके आना पड़ेगा। आप जैसा जो इंडिविजुअल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो मैं आजकल हटा ही दूँ वर्ड, डिजिटल मीडिया ने इस आंदोलन को चलाया है और छोटे छोटे यूट्यूबर्स ने, कंटेंट क्रिएटर ने इस आंदोलन को चलाया है, तो वो भी एक इनका जो भ्रम था वो टूट गया कि हम मीडिया से चला सकते हैं चीज़ों को। तो बीजेपी ने खोया है, बहुत कुछ खोया है, अब वो पा भी नहीं सकते वापस। कंगना रनौत को सुना है आपने इस आंदोलन के बाद? उनके बयान लगातार वायरल हो रहे हैं, लोग जवाब भी दे रहे हैं अपने अपने तरीके से। मेरी इंडस्ट्री से आती हैं, वो सिनेमा से हैं, मैं उनको सीरियस नहीं लेता। और मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात से हुआ जब उनके वहाँ के क्षेत्र के लोगों ने उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई इस बात से कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके शब्दों में भी रीढ़ नहीं है, उनको कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन सकते हैं। तो दुर्भाग्य है हमारे देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि वोट डालने की ताकत हम मिलीनियंस के पास रह गई थी। मेरे बच्चों को भी कहाँ वोट डालना है हमने बताया था, अब वोट देने की ताकत उनके हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में। मुझे बच्चों के हिसाब से चलना पड़ेगा, बच्चे मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे। ये चेंज है। अब कंगना या फिर कोई भी लोग हैं वो इस तरह की बातें नहीं कर सकते, उनको क्या ही सीरियस लें। उन्होंने इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है, महिलाओं के लिए इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है। मतलब आप महिला हो के महिला के साथ नहीं है। बीजेपी में कितनी महिला सांसद है और कोई भी महिलाओं के साथ नहीं है, महिलाओं की कोई बात नहीं रखती। ये कहाँ का न्याय है? फिर आप किस तरह के, आप क्या समावेश लेके जा रहे हो, क्या परिवेश लेके जा रहे हो?
मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और मैं उनको बिल्कुल सीरियस नहीं लेता, मैं उनके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहता।